स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार एग्जाम स्किल पर। दोस्तों कुछ पंक्तियों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होगा हमारा वो है वेन डायग्राम का। कुछ पंक्तियां हैं उनके साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। तूफानों से आंख मिलाओ, देखिएगा पंक्तियां सुनिएगा ध्यान से। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। और इसका मीनिंग आप लोग समझने की कोशिश करना कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है आपसे। चलिए हमारा टॉपिक है आज का वेन डायग्राम। और देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको वेन डायग्राम दिख रहा है। इसमें जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है गायक को, ट्रायंगल स्त्रियों को, और जो आपका रेक्टेंगल है वो प्रेजेंट करता है आपके प्रबंधक जो है। क्लियर है भाई। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्तरीय है। जितना क्वेश्चन ने पूछा है, जितनी क्वेश्चन की डिमांड है उतना ही आप लोगों को आंसर देना है। इसने पूछा है ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्तरीय है। भाई एक बात बताओ, स्तरीय ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा, प्रबंधक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों जो होंगे वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट डिक्लेयर करेगा। भाई ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट डिक्लेयर करेगा। क्लियर हुआ। तो देखिए ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट कितना है भाई। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है 9। कितना है? ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट भाई यही तो है, ये वाला सारा इधर का। देखिए सीधा सा समझिए, ये ट्रायंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है। इसका कॉमन पार्ट कौन सा होगा? ये होगा इतना जो ट्रायंगल के अंदर अंतर्गत होगा। अब रेक्टेंगल ढूंढो भाई, ये इतना रेक्टेंगल है तो कॉमन पार्ट यही तो हुआ। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट यही तो हुआ। और ये टोटल कितना है भाई? ये टोटल कितना है? तो टोटल होगा आपका 9 + 4 = 13। 13 क्यों होगा? अब आप कह सकते हो कि सर ये 4 तो गायक भी है, ये 4 तो गायक भी है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को देखो, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्तरीय है। उससे ये कोई मतलब नहीं है कि गायक हो या ना हो। क्वेश्चन में दिया कहीं कि गायक हो या ना हो, उसने पूछा कि वे प्रबंधक बता दो जो स्तरीय हो, तो इतना ही आंसर दो। 9 + 4 = 13। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक है। देखिए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक है। तो सीधी सी बात है, स्त्री नहीं होने चाहिए और प्रबंधक नहीं होने चाहिए भाई। स्त्री और प्रबंधक ना हो, सिर्फ और सिर्फ गायक हो। तो सिर्फ और सिर्फ गायक कितने होंगे भाई? 15। सिर्फ और सिर्फ गायक आपके ये होंगे जो खाली सर्कल में हो, जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंतर्गत आते हैं, वे आपके सिर्फ और सिर्फ गायक है। क्लियर हुआ। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई? 15। क्लियर। चलिए अब आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों है। अब इसने पूछा क्या है, देखिए सीधा सा समझिए। आपके पास 3 चीजें हैं, स्त्री, प्रबंधक और गायक। और इसने पूछा है कि ऐसी स्त्री जो प्रबंधक भी हो और गायक भी हो। ऐसी स्त्री जो प्रबंधक भी हो और गायक भी हो। तो सीधी सी बात है कि जब तीनों के विषय में पूछा है तो तीनों का कॉमन पार्ट रहा होगा भाई। तीनों का कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा। और तीनों का कॉमन पार्ट कहाँ होगा भाई? सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट कहाँ होगा? ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका? 4। आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई? 4। देखिए फिर से समझो इस क्वेश्चन को। ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों है। ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों है। आपके पास 3 चीजें थी, स्त्री, प्रबंधक और गायक। और इसने तीनों की रिक्वायरमेंट आपको दे दी। तीनों के विषय में पूछा कि ऐसी स्त्रियां बताओ जो प्रबंधक भी हो और गायक भी हो। तो सीधी सी बात है कि 3 के विषय में आपको पता है और तीनों के विषय में पूछा है, तो उन तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा, यदि 4 को रिप्रेजेंट करो आप तो किस प्रकार करोगे? ऐसी स्त्रियां जो गायक तथा प्रबंधक है, ऐसे प्रबंधक जो गायक तथा स्त्री है,
ऐसे गायक जो प्रबंधक और स्त्री है, इसी प्रकार से तो करोगे। तो क्वेश्चन में भी तो डिमांड थी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों है, तो तीनों के विषय में पूछा, सीधी सी बात है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि न गायक और न ही स्त्री है। अब आप फिर से देखो, आपके पास तीन चीजें अवेलेबल है, स्त्री, गायक और प्रबंधक, और उसने दो के विषय में आपसे मना कर दी कि ना तो गायक हो और ना ही स्त्री हो, न तो गायक हो और न ही स्त्री हो, तो बचा कौन भाई? प्रबंधक। तो केवल और केवल प्रबंधक हो, सिर्फ और सिर्फ प्रबंधक हो, ऐसा उसने आपसे पूछा है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधक कितने हैं भाई? 35, जो केवल और केवल रेक्टेंगल में हो, जिसका कुछ भी अंश किसी और के साथ रिलेटेड ना हो, सीधी सी बात है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका रेक्टेंगल में हो, ऐसे प्रबंधक कितने हैं भाई? 35, 35। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई? इधर लिख लेते हैं 35। क्लियर हुआ? 35। इससे आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि न प्रबंधक और न ही गायक हो। फिर से सेम क्वेश्चन, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि न प्रबंधक और न ही गायक हो। तो अब देखिए, फिर से तीन चीजें, स्त्री, गायक और प्रबंधक, और पूछा खाली स्त्री के विषय में, न तो गायक हो न प्रबंधक हो। अब एक बात बताइए, स्त्री रिप्रेजेंट करेगा जी ट्रायंगल, और ट्रायंगल का वो अंश लेना है आपको जो किसी से भी रिलेटेड ना हो, किसी और से, ना तो वो सर्कल से रिलेटेड हो ना वो रेक्टेंगल से रिलेटेड हो। तो बचा कितना भाई? बचा आपका 60। 16 अकेला ऐसा है जो किसी और से रिलेटेड नहीं है, तो 16 स्त्री ऐसी है जो न तो गायक है न ही प्रबंधक है। तो आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 16। क्लियर भाई? क्लियर हुआ? यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 16। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या है? वेन डायग्राम है आपके पास। जो बड़े वाला आपका चतुर्भुज है, ये बड़े वाला आपका चतुर्भुज जो है, ये रिप्रेजेंट करता है मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, और इसको आप रेक्टेंगल बोल लीजिए। आयत रिप्रेजेंट करता है अनुभवी कर्मचारी, और जो आपका सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है संघ के सदस्य कर्मचारी। क्लियर हुई? संघ के सदस्य कर्मचारी। अब क्वेश्चन पर चलो भाई अपने। उसने पूछा है संख्या 3 क्या निरूपित करती है। ये जो आपकी संख्या है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई? ये किसके विषय में बताती है? तो देखिए, सीधी सी बात, संख्या 3 किसको निरूपित करेगी भाई? अनुभवी कर्मचारी। क्लियर हुआ? क्योंकि आपका जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा अनुभवी कर्मचारी को, और 3 जो आपका है ना तो मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी है और ना संघ के सदस्य कर्मचारी है, क्योंकि 3 एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो खाली रेक्टेंगल में है, अनुभवी कर्मचारी है। क्लियर हुआ? 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? अनुभवी कर्मचारी जो न तो संघ के सदस्य है और न ही मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी है। फिर से सुनिए, संख्या 3 रिप्रेजेंट करेगी भाई अनुभवी कर्मचारियों को जो न तो संघ के सदस्य हो और न ही मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी हो। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? पता चला संख्या की 3 किसको निरूपित करेगी? क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? देखिए, उसने क्या पूछा है, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? क्लियर नहीं हुआ? फिर से पढ़ो, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। उसने पूछा है कि जो कारखाना है उसमें संघ के कर्मचारी जो टोटल काम करते हैं वो कितने हैं। तो किसके विषय में पूछा भाई? संघ के कर्मचारियों के विषय में कि वो है कितने। अब देखिए, संघ के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करेगा आपका सर्कल। सर्कल करेगा भाई, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और सर्कल करेगा तो सर्कल के अंतर्गत जितने आएंगे वो आपके संघ के सदस्य कर्मचारी होंगे। सर्कल के अंतर्गत जितना डाटा आएगा वो सारा का सारा आपका संघ के कर्मचारी सदस्य होंगे। क्लियर हुआ? तो सर्कल के अंदर जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा संघ के सदस्य कर्मचारी है। देखो भाई, 6 + 4 + 1 तो 10 + 1 11, यानी कि 11।
अब आप देखो छोटी सी बात, यदि आप 4 को लोगे तो 4 के विषय में आप बोलोगे कि सर ये तो मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी भी है, लेकिन ये संघ के सदस्य कर्मचारी भी तो है भाई, ये संघ के सदस्य कर्मचारी भी तो है। अब ऐसे ही 5 को ले लो तो 5 के विषय में बोलोगे कि ये अनुभवी कर्मचारी भी है, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी भी है, लेकिन ये संघ के सदस्य कर्मचारी भी है भाई। क्लियर है, ये संघ के सदस्य कर्मचारी भी है। अब यदि 6 के विषय में आप बोलो तो किस प्रकार बोलोगे भाई, ये मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी है और संघ के सदस्य कर्मचारी भी है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और अनुभवी कर्मचारी भी है, और अनुभवी कर्मचारी भी है। उसने पूछा संघ के सदस्य कर्मचारी, तो आप सीधा देखो कि सर्कल के अंतर्गत कितना पार्ट है, 6 + 4 + 1, तो टोटल कितने होंगे भाई आपके, यहाँ इधर लिख लो 10 + 1 11, 11 कर्मचारी आपके टोटल संघ के सदस्य कर्मचारी होंगे। क्लियर है भाई। इसके आगे चलो थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में उसने दिया किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए जाते हैं जो न तो अनुभवी है और न ही संघ के सदस्य है। देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो न तो अनुभवी है और न ही संघ के सदस्य है। आपके पास 3 डिटेल थी भाई, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, संघ के सदस्य कर्मचारी और अनुभवी कर्मचारी, और उसने 2 के विषय में मना कर दी। किसके विषय में करी भाई, जो न तो अनुभवी है ना तो ये हो, क्लियर, और न ही संघ के सदस्य हो न ये हो, तो बचा कौन भाई, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी। और मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी किसके अंतर्गत आएंगे, बड़े वाला जो आपका चतुर्भुज होगा। क्लियर। और इसका वो पार्ट जो किसी और से रिलेटेड ना हो, किसी और से संबंधित ना हो, तो बचा कितना भाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई 2 होगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई 2। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने पूछा संघ में कितने सदस्य कर्मचारी है, संघ में कितने सदस्य कर्मचारी है। देखिए यदि वो आपसे पूछता कि टोटल अनुभवी कर्मचारी कितने हैं, तब आप क्या बोलते कि जितने आपके रेक्टेंगल के अंतर्गत होंगे, जितने आपके रेक्टेंगल के अंतर्गत होंगे वो सब के सब अनुभवी कर्मचारी है। तो आप देखते 6 + 5 + 3। क्लियर। यदि वो आपसे पूछता कि मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं भाई, तो आप देखते कि जो बड़े वाला आपका चतुर्भुज है उसके अंतर्गत जितना भी डाटा है वो सब के सब मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी है। क्लियर है भाई, वो सब के सब क्या है, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी है। अब उसने पूछा है कि संघ के सदस्य कर्मचारी कितने हैं भाई, तो आप लोग सर्कल के अंतर्गत आएंगे ना संघ के सदस्य कर्मचारी। तो सर्कल के अंतर्गत जितना भी डाटा होगा वो किसका है भाई, संघ के सदस्य कर्मचारियों का। क्लियर है, किसका है, संघ के सदस्य कर्मचारियों का। तो उसने पूछा भी यही है, तो टोटल कितना होगा 6 + 4 + 1, 10 + 1 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर 11 होगा, 11 होगा। क्लियर है। अब एक छोटी सी बात समझो, छोटी सी बात एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे। इधर लिख लो, जैसे कल आपको एक टी और कॉफी का एग्जांपल दिया था हमने लास्ट वीडियो में, उसी प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए एक ऑफिस है, उसमें टोटल कर्मचारी आपके 20 है, टोटल कर्मचारी 20 है। आपके चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले थे। चाय पीने वाले कितने थे भाई 15, और कॉफी पीने वाले 10, कॉफी पीने वाले 10। क्लियर हुआ। अब एक बात देखो, जब चाय वाले हैं आपके, ये कॉफी वाले हैं, चाय वाले आपके 15 हैं और कॉफी वाले आपके 10 हैं। समझना आप थोड़ा चीजों को। तो यहां पर आपके टोटल कर्मचारी यदि चाय और कॉफी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 25 हो गए, 25 हो गए। लेकिन आपके टोटल कर्मचारी थे 20, तो ये 5 कर्मचारी एक्स्ट्रा आए कहां से, ये 5 कर्मचारी एक्स्ट्रा आए कहां से। तो ये 5 कर्मचारी वो थे जो चाय और कॉफी दोनों पीते थे, जो चाय और कॉफी दोनों पीते थे। क्लियर है भाई। तो ये 5 कर्मचारी ये वाला पार्ट था जो बीच का कॉमन पार्ट है दोनों का, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। क्लियर हुआ।
अब एक बात बताओ, जब चाय पीने वाले टोटल 15 थे और 5 यहाँ पर आ गए तो कितने बचे भाई? 10। और जब कॉफी पीने वाले टोटल 10 थे, 5 यहाँ आ गए तो कितने बचे भाई? 5। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है? चलिए इसके आगे अब आप एक बात बताओ, यदि मैं पूछूं आपसे कि टोटल चाय पीने वाले कितने हैं, ये डिटेल आपको दी, ये गिवन नहीं है भाई, और आपसे पूछे कि टोटल चाय पीने वाले बता दो, तो आप क्या बताओगे कि इस वाले सर्कल का जितना पार्ट होगा वो सबका सब चाय पिएगा, इस वाले सर्कल का जितना पार्ट होगा वो सबका सब चाय पिएगा। तो 10 तो ये आपके और 5 ये, भले ही ये कॉफी पीते हो लेकिन चाय भी तो पीते हैं, चाय भी तो पीते हैं। ये अलग बात है कि ये कॉफी भी पी ले जी 5, लेकिन यदि चाय पीने वाला आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? 15, और कॉफी वाला पूछा जाए तो आपसे 10। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा था कि संघ के सदस्य कर्मचारी, तो जितना आपका इस सर्कल के अंतर्गत आएगा ना वो सब के सब संघ के सदस्य कर्मचारी होंगे। तो कितने होंगे भाई? 6 + 4 + 1। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर हुआ? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में अब की बार आपको 4 इंफॉर्मेशन गिवन है। सिविल सर्वेंट है, शहरी है, पुरुष है और शिक्षित है। जो आपका रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पुरुष, जो आपका स्क्वायर है रिप्रेजेंट करता है शिक्षित, जो आपका सर्कल है रिप्रेजेंट करता है शहरी, और जो आपका ट्रायंगल है रिप्रेजेंट करता है सिविल सर्वेंट्स को। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन पर चलिए जी। पहला क्वेश्चन है, वह संख्या जो अशिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाती है, वह संख्या जो अशिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाती है। अब इस वर्ड की तरफ चलो, अशिक्षित। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि वे शहरी पुरुष जो शिक्षित ना हो। भाई अशिक्षित का मतलब क्या है? जो शिक्षित ना हो, और जो शिक्षित ना हो ना लिख के उसने एक सीधा सा एक वर्ड दे दिया अशिक्षित। तो सीधी सी बात है कि शिक्षित में ना हो, शहरी हो और पुरुष हो। क्लियर है? शिक्षित में ना हो, शहरी हो और पुरुष हो। शहरी हो और पुरुष हो तो आपका रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट क्या है भाई? आपके रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट जो स्क्वायर में ना हो, जो स्क्वायर में ना हो, तो आपका 5 बचा। 5 बचा भाई। शिक्षित देखिए यहां तक सब शिक्षित है, और आपके रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट ये है 8, 9, 5, 11, 4। ये तो आपके सर्कल और ट्रायंगल में हो गए। क्लियर हुआ? 5, 9 और 8 ये आपका सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में हो गए। क्लियर है? लेकिन 8 और 9 आपका स्क्वायर में भी है, ये शिक्षित भी है, तो बचा कौन भाई? 5। तो 5 आपके ऐसे अशिक्षित पुरुष है जो शहरी है। क्लियर हुए? 5 आपके ऐसे अशिक्षित पुरुष है जो शहरी है। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक छोटी सी बात करनी है आप लोगों के साथ। कल ऐसा हुआ कि मैं शाम के समय थोड़ा घूमने के लिए चला गया भाई। तो घूमने के लिए चला गया तो 2-4 लड़के ऐसे ही बात कर रहे थे, मतलब खड़े थे और हम बाइक पर थे तो वहाँ से जा रहे थे। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो वो कहते हैं कि खुद तो सिलेक्शन ले नहीं पाए, हमको क्या सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ये बात थोड़ी सी फील होने वाली है। देखिए सीधी सी बात है कि भले ही एक अच्छा शिक्षक या एक अच्छा कोच, एक अच्छा खिलाड़ी ना रहा हो, ऐसा हो जाता है बहुत बार कि कोच होता है लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी नहीं होता, हो जाता है भाई। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा होता है कि यदि वो किसी को दे तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा, वो निश्चय ही सफलता पाएगा। तो बस यही सोचते हो आप लोग कि सिलेक्शन नहीं हुआ इसका, तो इसके पास क्या है भाई। ऐसा बहुत बार ऐसी कमेंट आती है, जैसा हम चले जाते हैं तो उसी चीज़ के लिए हमने एक बात ठान ली है कि सिलेक्शन लेंगे भाई। और सिलेक्शन किस प्रकार लेंगे? देखिए सिलेक्शन लेने के लिए आवश्यक क्या था? हर एक सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी दिक्कत थी कि 1-2 सब्जेक्ट जो था प्रॉपर रेडी नहीं था, तो नहीं हो पाया।
अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ ही मतलब भगवान ही है, हम तो सब कुछ ही आता है, ऐसा नहीं है। रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो रीजनिंग 100% आती है। हो सकता है जीएस ना आती हो भाई, या आती भी हो तो 40% आती हो, ऐसा भी तो हो जाता है। तो सिलेक्शन लेना और सिलेक्शन दिलाना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तो इस चीज़ को इससे कंपेयर ना करें कि हम पढ़ाने के लिए आ गए तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम सिलेक्शन दिला नहीं सकते। ये चीज़ें थोड़ी सी ओड सी हो जाती है। क्लियर है? चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह संख्या जो कि शिक्षित सिविल सर्वेंट है, पुरुष है, पर शहरी नहीं है। देखिए 3 चीज़ें आपको गिवन करी इसने, शिक्षित हो, सिविल सर्वेंट हो, पुरुष हो, और एक चीज़ के लिए आपसे मना कर दिया कि शहरी ना हो। क्लियर हुआ? उसने क्या कहा कि शहरी ना हो, सिविल सर्वेंट हो, पुरुष हो, शिक्षित हो। रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट जो सर्कल में ना हो, इसका और इसका कॉमन पार्ट जो सर्कल में ना हो। तो देखिए आपका 8 भी है, आपका हो गए 9 भी है, 10 भी है। 8 और 9 सर्कल में भी है भाई, और सर्कल के बाहर एकमात्र है आपका 10, और 10 पुरुष, शिक्षित और सिविल सर्वेंट तीनों का कॉमन पार्ट है। 10 ऐसे पुरुष है जो शिक्षित है और सिविल सर्वेंट है। क्लियर हुआ या नहीं? 10 ऐसे हैं जो पुरुष है, शिक्षित है और सिविल सर्वेंट है। क्लियर हुआ? क्योंकि यदि 8 लेते तो फिर वो शहरी भी हो जाते भाई, और उसने क्या कहा, शहरी ना हो। क्लियर हुआ? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई, 10। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करो जो शिक्षित शहरी पुरुष है पर सिविल सर्वेंट नहीं है। वह संख्या ज्ञात करो जो शिक्षित शहरी पुरुष है पर सिविल सर्वेंट नहीं है। देखिए फिर से 3 कंडीशन दी, शिक्षित हो, शहरी हो और पुरुष हो, सिविल सर्वेंट्स ना हो। तो अब की बार उसने क्या किया कि सिविल सर्वेंट ना हो, शिक्षित हो, शहरी हो और पुरुष हो। सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट जो ट्रायंगल में ना हो, जो ट्रायंगल में ना हो। अब देखो भाई, यदि इन तीनों का कॉमन पार्ट देखे तो इन तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा भाई, 10, 10 और कौन सा होगा 8, 9। और यदि 10 देखे तो 10 सिविल सर्वेंट है तो नहीं होगा, 8 देखे तो 8 भी सिविल सर्वेंट है, नहीं होगा। इसके बाद बचा क्या आपके पास, 9। 9 ऐसे पुरुष है जो शिक्षित है और शहरी है, 9 ऐसे पुरुष है जो शिक्षित है और शहरी है। क्लियर हुआ? और उसने पूछा भी यही है, शिक्षित हो, शहरी हो, पुरुष हो पर सिविल सर्वेंट ना हो। क्लियर? तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई, 9, 9। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संख्या 11 किसको प्रदर्शित करती है? उसने पूछा है कि जो आपकी संख्या 11 है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी। तो संख्या 11 कहाँ पे है, ये रही संख्या 11। और संख्या 11 जो है ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट है। संख्या 11 ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट है। सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है तो आप बोलोगे कि वो शहरी भी है, सिविल सर्वेंट भी है। वो शहरी भी है, सिविल सर्वेंट भी है, न तो पुरुष है और न ही शिक्षित है। क्लियर है? थोड़ा देखिए 11 किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। सर्कल और ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, शहरी, सिविल सर्वेंट को। ठीक है? तो आप 11 के विषय में कहोगे कि वे शहरी सिविल सर्वेंट जो पुरुष ना हो और ना ही शिक्षित हो। क्लियर हुआ? थोड़ा सा, वे शहरी सिविल सर्वेंट जो पुरुष और शिक्षित नहीं है, वे शहरी सिविल सर्वेंट जो पुरुष और शिक्षित नहीं है। तो 11 किसको रिप्रेजेंट करती है, पता चला, वे शहरी सिविल सर्वेंट जो पुरुष और शिक्षित नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुल शहरी महिलाएं कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल शहरी महिलाएं कितनी है। अब एक छोटी सी बात, आप कॉमन सी बात सोचो कि यदि शहर में सारे पुरुष होते तो आपके रेक्टेंगल के अंतर्गत होते भाई, आपके इस वाले पोर्शन में होते, इस वाले में यदि सारे पुरुष होते तो।
यदि सारे पुरुष होते तो इसमें होते ना, क्योंकि पुरुष को ये रिप्रेजेंट करेगा, पुरुष को रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा। और जो रेक्टेंगल से बाहर गया वो कौन है भाई? वो महिलाएं होंगी, सीधी सी बात है। क्योंकि यदि ये 4 पुरुष नहीं है तो ये कौन है? ये महिलाएं है। और 4 के अतिरिक्त उसने टोटल शहरी की बात की, 4 के अतिरिक्त आपका 11 भी बाहर है, 11 भी आपका रेक्टेंगल से बाहर है। तो कुल शहरी महिलाएं कितनी होगी आपकी? 4 + 11 टोटल 15 होगी जी। 15 क्यों होंगी? ये 11 क्यों लेंगे? क्योंकि ये भी सर्कल का पार्ट है, ये भी शहरी है और ये भी रेक्टेंगल के अंतर्गत नहीं है, तो महिलाएं हैं। भले ही वो सिविल सर्वेंट हो, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसने टोटल शहरी महिलाएं पूछी, तो शहरी महिलाएं वे है जो रेक्टेंगल से बाहर है और सर्कल में है। और सर्कल में कितनी है भाई? 4 + 11 15, तो 15 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन काफ़ी देखने में काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार। जो आपसे पूछा गया, इसने कहा यदि वर्त को आयत कहे, यदि वर्त को आयत कहे, इसका मतलब क्या है? यदि सर्कल को रेक्टेंगल कहे भाई, तो लिख लो भाई, सर्कल को कह दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लियर है। आयत, सर्कल को कह दिया आयत, वर्त को आयत। इसके बाद आयत को त्रिकोण कहे, आयत को त्रिकोण कहे, तो रेक्टेंगल को इसने क्या बोला भाई? रेक्टेंगल को बोला ट्रायंगल, ट्रायंगल, त्रिकोण क्लियर है यहाँ तक। रेक्टेंगल को बोला ट्रायंगल, त्रिकोण। और त्रिकोण को वर्त कहे, और त्रिकोण को वर्त कहे, तो त्रिकोण कौन सा है भाई? ये है। और त्रिकोण को बोल दिया सर्कल, ट्रायंगल को बोल दिया सर्कल, वर्त। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कहे तो कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होंगी किंतु अन्य दो आरेखों में नहीं? तो कौन सी संख्या त्रिकोण में होंगी किंतु अन्य दो आरेखों में ना हो? तो त्रिकोण किसको बोला भाई? त्रिकोण बोला आपके रेक्टेंगल को, इस वाले पार्ट को बोला त्रिकोण। क्लियर है? इस वाले पार्ट को बोला त्रिकोण। तो अब जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अब तो क्लियर होगा क्वेश्चन बिल्कुल। तो देखिए, यदि खाली ट्रायंगल की बात करें, त्रिकोण की बात करें और अन्य दो को हटा दे, उसने क्या कहा कि अन्य दो में ना हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में हो, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में आपके 4 नंबर आएंगे, 1, 16, 8 और 9। यही तो है भाई, जो ना तो आपके रेक्टेंगल से और ना ये आपके सर्कल से रिलेटेड है। समझना? ना तो आपके सर्कल में आते, ना आपके रेक्टेंगल में आते। क्लियर है? तो आपके नंबर बचे 1, 16, 8 और 9, जो अकेले सिर्फ ट्रायंगल में है, त्रिकोण में है। अब ऑप्शन में ढूंढो भाई। 1 मिल गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 10 देखो, 10 कहाँ है? 10 को यदि आप देखो तो खाली ट्रायंगल में है और ट्रायंगल को बोला सर्कल। यदि 10 देखे तो 10 आपका ट्रायंगल में है और ट्रायंगल बोल दिया उसने सर्कल, वर्त। तो आप क्या कहोगे कि 10 तो भाई वर्त में है। क्लियर है? यदि आपका 7 देखे तो 7 कहाँ है भाई? 7 आपका रेक्टेंगल में है, आयत में है। क्लियर? इसके बाद 6 भी आपका ट्रायंगल में, सर्कल में है, 6 भी आपका सर्कल में है। क्लियर? क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन से डरो मत, क्योंकि क्वेश्चन भले ही आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लगे, बड़ा सा लगे, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो मात्र सेम क्वेश्चन है। कितना समय लगा? कुछ भी नहीं। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना, देखिए क्वेश्चन करने का, आपको एग्जाम क्लियर करने का एक छोटा सा एजेंडा बताता हूँ अपने टॉपिक से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड। जितनी इन्फॉर्मेशन वो आपको गिवन करे। जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि अब मान लो यूपीएसआई का एग्जाम है, तो उसमें आ गया जी आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन। केस स्टडी भी पढ़ाएंगे, तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया। अब इतना बड़ा तो आया केस, तो एक बार तो आया पूरी स्क्रीन पे केस आपके। उसके बाद आपने स्क्रॉल करा, नीचे गए, नीचे जाने पर आया आपके क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर से ऊपर जाओगे, फिर से पढ़ोगे। तो इस प्रकार पेपर नहीं होगा। पेपर करने का सीधा सा एजेंडा है कि जितनी आपको केस स्टडी के केस में आपके पास इंफॉर्मेशन हो,
या किसी भी क्वेश्चन में जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप पहले शॉर्ट रूप में लिख लो। शॉर्ट रूप में कैसे? वहां पर 3-4 लाइनें देगा वो कि बीकॉम हो, 70% अंक हो, ये हो, फलाना हो। जैसे केस स्टडी में बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, कि एक इंटरव्यू हो रहा है, जैसे उसमें देता है वो सिचुएशन, और उसकी जो गाइडलाइंस है वो क्या है कि बीकॉम होना चाहिए और 70% मार्क होने चाहिए। तो आप सीधा लिख लो रफ शीट पे कि बीकॉम हो भाई और 70% मार्क्स हो गया काम। अब अगली लाइन पढ़ो जी। क्लियर? जैसे इसमें था वर्त को आयत कहे, तो जो वर्त है आपका उसको आयत लिख लो भाई, पहले ही लिख लो। जो आपका वर्त है उसको आयत कहेंगे। क्लियर हुआ? तो जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है उसको सबको आप साथ साथ लिखते चलो। लिखने पर क्या होगा कि आपको उसको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। आपने एक बार देखा और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो सबसे पहले। इसने क्या दिया क्वेश्चन में? आरेख में 500 प्रत्याशी है। जी आपको ये डायग्राम उपलब्ध है, इसमें टोटल 500 प्रत्याशी है। क्लियर है? जिनका अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हुआ है। इनका 3 चीजों का परीक्षण हुआ, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। क्लियर? तथा विविध परीक्षाओं में कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए हैं इन्हें दर्शाया गया है। देखिए टोटल 500 प्रत्याशी थे और इस डायग्राम में वे प्रत्याशी है जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। इस डायग्राम में वे प्रत्याशी है जो आपके फेल हुए हैं। क्लियर है? उन्हें दर्शाया गया है। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आपको यह ज्ञात करना है कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना है। कम से कम वे प्रत्याशी कितने प्रतिशत है जो 2 विषयों में फेल हुए। क्लियर है भाई? क्वेश्चन समझ में आया? अब ये आपके है टोटल फेल प्रत्याशी। 500 टोटल प्रत्याशी थे और ये टोटल फेल प्रत्याशी है। ये लगभग 194 के होगा, तो 194 आपके टोटल फेल है, तो पास कितने में? 500 में से माइनस कर लेना, सीधी सी बात है। क्लियर है? लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी, ये है कितने या नहीं है। अब देखो सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर ये शब्द आया, कम से कम 2 विषयों में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपको बाजार जाना है पेंसिल खरीदने के लिए। क्लियर है? आपको बाजार जाना है पेंसिल खरीदने के लिए। आप पापा से अपने पैसे मांगते हो कि पापा पैसे दे दो, तो आपके पापा कहते हैं कि पैंट में से निकाल लो या शर्ट जो भी है उनकी उसमें से निकाल लो। और वो एक चीज़ और कहेंगे आपसे उसके बाद कि कम से कम 10 निकालना। इसका कहने का तात्पर्य उनका है क्या कि कम से कम 10 निकालना? इसका तात्पर्य ये है कि कम से कम 10 ही लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी ले लो। कम से कम 10 लियो, उससे ज़्यादा आप चाहे 20 ले लो, 50 ले लो, पर कम से कम 10 लेना। क्लियर हुआ भाई? उससे कम ना लेना। तो यहाँ पर है कम से कम 2 विषयों में, तो कम से कम 2 विषयों में तो फेल हो ही, भले ही वो तीनों में भी हो। क्लियर हुआ? कम से कम 2 विषयों में तो फेल हो ही, भले ही वो तीनों में भी हो। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट। और यदि यहां पे दे दे अधिक से अधिक 2 विषयों में, अधिक से अधिक 2 विषयों में, तो सेम एग्जाम्पल फिर से वो आपसे कहेंगे कि अधिक से अधिक 10 लेना, अधिक से अधिक 10 लेना। तो इसका मीनिंग होगा कि 10 से ज्यादा मत लियो, 10 ही लियो या उससे कम ले लियो। क्लियर है? लेकिन 10 से ज्यादा मत लियो। यदि वो अधिक से अधिक देता तो जो दोनों विषयों में फेल है वो तो देखते ही, और जो एक विषय में भी फेल है उसको भी लेते, उसको नहीं लेते जो तीनों विषय में फेल होता। क्लियर? तो कम से कम 2 विषयों में फेल है तो 2 वाले तो लेंगे ही भाई, जो 2 विषय में फेल है वो भी लेंगे जो तीनों के तीनों विषयों में फेल होगा। क्लियर हुआ? वो भी लेंगे जो तीनों के तीनों विषयों में फेल होगा। तो देखिए दोनों विषयों में फेल कौन है भाई? पहले बात करते हैं 2 विषयों में। 2 विषयों में जो फेल है, देखिए 12 अंग्रेजी और गणित में फेल है। इनसे तो आप परिचित हो कि 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? अंग्रेजी और गणित को। तो 12 विद्यार्थी वे है जो अंग्रेजी और गणित में फेल है। 12 विद्यार्थी वे है जो अंग्रेजी और गणित में फेल है।
क्लियर। इसके बाद 10 विद्यार्थी वे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में फेल है। 10 विद्यार्थी वे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में फेल है। इसके बाद 12, ये वाला 12, ये 12 विद्यार्थी वो है जो हिंदी और गणित में फेल है। ये 12 विद्यार्थी कौन से भाई, जो हिंदी और गणित में फेल है। तो 12 विद्यार्थी वे है जो हिंदी और गणित में फेल है। तो ये हो गए जो दोनों विषयों में फेल है, जो 2 विषयों में फेल है। क्लियर। इसके बाद आ जाओ 3 विषयों में। तो 3 विषयों में फेल कौन है भाई, 3 विषयों में फेल कौन है, तीनों का कॉमन पार्ट, और तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, 5। तो तीनों विषयों में फेल होंगे आपके 5, और टोटल फेल आपके कितने हो गए भाई, 39, 34 ये और 5 ये। तो आपके टोटल फेल हो गए 39। अब आपसे पूछा है कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना है। क्लियर हुआ। आपके टोटल 39 फेल है, और आपको बताना है कि 39 500 का कितना प्रतिशत होगा। परसेंटेज तो आपने पढ़ी होगी दीपक सर से। तो अब आप मुझे बताओ 39 500 का कितना प्रतिशत होगा, कैसे निकाले भाई। तो सीधी सी चीज है, 39 500 का कितना प्रतिशत होगा, 100/500। क्लियर। 100/500, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पॉइंट कितना होगा भाई, 4 बच गए ना। तो 5 7 35, 5 8 40, तो 7.8%। क्लियर है। 7.8% कम से कम 2 विषयों में फेल है। क्लियर हुआ। एक बार मैं अधिक से अधिक का और बता देता हूँ, एक बार अधिक से अधिक का और देख लो। मान लीजिए कि अधिक से अधिक होता, अधिक से अधिक 2 विषयों में फेल होता, तो 2 विषयों में फेल कौन से होते भाई, वो तो देखते ही जो 2 विषयों में फेल है, वो तो देखते ही जो 2 विषयों में फेल है। 10 + 12 + 12, 10 + 12 + 12, ये तो होती जो 2 विषयों में फेल है। और वो भी देखते जो 2 से कम विषय में फेल है, एक विषय में भी जो फेल है वो भी लेते। क्लियर। एक विषय में कौन सा फेल है भाई, जैसे 75 है, ये टोटल अंग्रेजी में फेल है। 75 आपके सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल है। इसके बाद 30 आपके सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल है, और इसके बाद 50 आपके सिर्फ और सिर्फ गणित में फेल है। तो ये टोटल निकालते तब देखते कि ये टोटल 500 का कितना प्रतिशत होगा। क्लियर है। क्लियर है भाई। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन था। इसमें समझने लायक एक ही बात थी, कम से कम या अधिक से अधिक। यदि ये 2 वर्ड्स कहीं पर आए तो आप इनसे परेशान मत होना। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।